मैं कहना चाहता हूं कि इस विद्यालय के 700 भैया बहन, इस समय 700 भैया बहन यहाँ पर बैठे हैं। हम पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरे देहरादून के अंदर एक सकारात्मक क्रांति ला सकते हैं। और मेरा विश्वास भी है उत्तरकाशी में हरसिल तक, चमोली में पांडुकेश्वर तक और कुमाऊं में धारचूला मुंशियारी तक 13 जनपदों के अंदर अगर 1.25 करोड़ लोगों की एक ऐसी सकारात्मक ज्वाला पैदा हो जाए तो हम कहते हैं कि पलायन जैसे मुद्दों से लेके संस्कृति और सभ्यता को बचाने से लेके मानवता को बचाने से लेके इस देवभूमि का नाम ओजस्वी अक्षरों में लिखने के लिए हमारा इस विद्यालय का बच्चा एक नया मुकाम हासिल कर सकता है। उसके लिए आवश्यकता है कि आज आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र से लेके फिजिक्स, केमिस्ट्री और कॉमर्स के सब्जेक्टों का आप अध्ययन कर रहे हैं, उसको बड़े मनोबल और आत्मसात के साथ कीजिए, क्योंकि आपकी दशा और दिशा को परिवर्तित करने में ये पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण रखेगी। हम कहते हैं कि 12th के बाद हम तैयारी करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ 12th के बाद तैयारी नहीं होती। जो करने वाले हैं, जिनको एनडीए में जाना है, सीडीएस में जाना है, सचिवालय विधानसभा के अंदर जाना है, किनको आईएएस पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करनी है, 6ठी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई को आप आत्मसात कर लीजिए तो निश्चित रूप से आपका भविष्य और आपकी दिशा और दशा एक सकारात्मक क्षेत्र में जाएगी। मैं कुछ बातों को लाने से पहले थोड़ा सा आपको अंतर्राष्ट्रीय पटल में लेके जाऊंगा। उसके बाद प्राचीन भारत, वर्तमान भारत और मध्यकालीन भारत के उन उदाहरणों को भी उद्वेलित करूंगा कि किस तरह से उस समय का युवा देश के लिए समर्पित हो जाता था, किस तरह से आज का युवा नशा रूपी राक्षस के आगोश में आके अपने पतन का कारण बनता है। दोस्तों, आज वो समय नहीं रह गया जब चाइना, जापान, उत्तर कोरिया, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, रशिया जब एक पटल में बैठते हैं तो हिंदुस्तान को वो कभी भी हल्के भाव में नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि जहां हिंदुस्तान के पास युवा शक्ति है, वहां प्रौद्योगिकी और आईटी के क्षेत्र में भारत का युवा विश्व में परचम लहरा रहा है। अगर हम संस्कृत और सभ्यता की बात करें, जहां से लोगों ने मुंह का आवाज निकालने का प्रयास किया था, जहां से शब्दों का प्रभाव हुआ था, उसकी जननी भी भारतवर्ष है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों से, जहां हम कृषि में सब प्रथम आते हैं, वहीं युवाओं के क्षेत्र में हम प्रथम स्थान में पाते हैं। आईटी हो या सूचना प्रौद्योगिकी, जहां युवा शक्ति और युवा राष्ट्र की बात आती है, वहां हम सबको पछाड़ देते हैं। लेकिन फिर भी मुट्ठी भर कुछ आतंकवादी जो डेली कश्मीर में हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद करने की बात करते हैं, कुछ मुट्ठी भर अलगाववादी हमारे युवाओं को बरगलाने की बात करते हैं, कुछ मुट्ठी भर आतंकवादी जो सियाचिन से लेकर कारगिल तक हिंदुस्तान के तिरंगे को झुकाने की बात करते हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे सीमा पे हमारे बड़े भाई योद्धाओं के रूप में, वो किसी का पुत्र, किसी का पिता, किसी का भाई, वीर सैनिक के रूप में देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, वो कभी ठाकुर पंडित की बात नहीं करता, वो कभी कुमाऊं गढ़वाल को बांटने की बात नहीं करता, वो हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात नहीं करता। वो भारत की अखंडता के लिए, विश्व को विश्व गुरु की प्रकाष्ठा की ओर ले जाने के लिए मर मिटता है, लेकिन कभी हिंदुस्तान को झुकने नहीं देता। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे उन वीर सैनिकों की बदौलत उन मुट्ठी भर आतंकवादी, चाहे वो आतंकवादी हो या आतंकवादी देश, जिनकी औकात नहीं उत्तर प्रदेश के बराबर करने की, हिंदुस्तान को मिटाने की बात करते हैं, जिनके वहां पेट भर खाने की बात नहीं, वो परमाणु हथियार बनाने की बात करते हैं। लेकिन देश के लिए वहीं पर एक माँ का पेट योद्धा, एक वीर योद्धा जो इस समय बॉर्डर में खड़ा है, वो माँ के उन बातों को, उन भावों को भी रखता है। माँ कहती कि पुत्र तू मिट जाना, तू मर जाना, लेकिन इस देश पे आंच न आना। और वो पुत्र भी इस जन्मभूमि को नमन कर लेता है। हम पल भर के लिए मिट्टी में नहीं बैठ पाते, वो मिट्टी में मिल जाता है। और एक योद्धा दूसरे योद्धा से कहता है कि माँ ने जब खत लिखा था उसको, कि अम्मा ने खत लिखा बड़े चाव से, पुत्र दूध न मेरा लजाना। माँ कहती है, चाहे वो 1965 का युद्ध हो या 1961 का और 1975 का आपात की स्थिति हो या 1999 का कारगिल का युद्ध, उस समय जहां पे एक माँ
अपने पुत्र को बॉर्डर की ओर भेजती है। एक बूढ़ा पिता अपने बुढ़ापे के सहारे को छोड़ देता है। जहां पर एक माँ दुल्हनों की तरह जो कल तक सजी थी आज वीरांगना बन जाती है। तो माँ के वो शब्द उस पुत्र के कानों में जाते हैं कि माँ, अम्मा ने कहा बड़े चाव से, अम्मा ने खत लिखा बड़े चाव से, पुत्र दूध न मेरा लजाना, एक इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। ये माँ के वो भाव जब उस पुत्र के अंदर जाते हैं, वो पुत्र मिट मर जाता है। वो युद्ध में उन उग्रवादियों को परास्त कर देता है और मरते मरते माँ से कहता है कि माँ, तेरे पुत्र ने आज ऐसा इतिहास रचा, तेरे शपथ उन शब्दों को आत्मसात किया। मैं इंच इंचों में कटा माँ, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। और उन बातों को साकार करने के लिए वर्तमान भारत की उन शहीदों को, उन फौजियों को, उन समस्त सैनिकों को आप सम्मान के भाव से देख सकते हैं। उसी समय आप इस विद्यालय में बैठे हैं, आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए उस बात पे भी हम निर्भर करते हैं। अगर प्राचीन भारत की बात करें तो अखंड भारत को बनाने के लिए कौटिल्य जैसे गुरु, चाणक्य जैसे गुरु, जिन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को एक आह्वान के साथ मर मिटने के लिए पूरे सैनिकों को समेत भारत माँ की रक्षा के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए अगर प्राचीन भारत के लोग आ सकते थे, अगर मध्य भारत में महाराणा प्रताप जैसे योद्धा मेवाड़ का नेतृत्व कर सकते थे, वो घास की रोटियां खाना तो मजबूर कर देते थे, अपने आप को तल्लीन कर देते थे, लेकिन हिंदुस्तान को झुकने के लिए वो कभी किसी की गुलामी करना पसंद नहीं करते थे। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर ऐसे योद्धाओं ने हमारे देश के लिए बलिदान किया तो इस SGRR में बैठा हुआ बच्चा इस देश के निर्माण में अहम भूमिका क्यों नहीं निभा सकता? फिर हम अपने फिजिकल मेडिकल को क्यों नहीं सुधार सकते? फिर हम अपने आप को गरीब क्यों कहते हैं?